हेलो दोस्तों। हम पिछले वीडियो में प्रयोजनवाद डिस्कस कर रहे थे। प्रयोजनवाद की अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत हमने डिस्कस किए थे। आगे हम प्रयोजनवाद और शिक्षा यानी प्रयोजनवाद शिक्षा के बारे में क्या बोलते हैं, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन विद स्वाति में। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय विलियम जेम्स तथा जॉन डीवी को है। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। इसके द्वारा समाज के आचार विचार, परंपराएं, संस्कृति का संरक्षण, संवहन और विकास किया जाता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है एक विकसित होने की प्रक्रिया है, आपके विकास में योगदान देती है, आपको विकसित करने में योगदान देती है। और इससे क्या होता है, हमारे समाज के आचार विचार, परंपराएं और संस्कृति का संरक्षण और संवहन किया जाता है। मनुष्य में अक्षमताएं विकसित की जाती हैं। यहाँ पे अक्षमताएं नहीं होंगी, क्षमताएं विकसित की जाती हैं। वे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, सही कर लीजिएगा। ये जो है यहाँ क्षमताएं होगा, क्षमता, ठीक है। क्षमताएं विकसित की जाती हैं, अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करता है और अपने अनुभवों द्वारा उनमें परिवर्तन करता है। कहने का मतलब है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे आचार विचार विकसित हो सके, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके, संवहन हो सके और उसका विकास हो सके, और साथ ही हमारी क्षमताओं का विकास भी हो सके। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और जो हमारा वातावरण है उसके अनुसार हम अपने आप को अनुकूल कर सकें, या उसमें बदलाव नहीं हो, उसको अपने समाज के वातावरण और उनके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। शिक्षा को उपयोगी तभी माना जा सकता है जब उसके विभिन्न अंगों का संबंध मानव के कल्याण से हो। अतः शिक्षा प्रगतिशील समाज को ध्यान में रखते हुए बालक को वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करके लचीले, अनुकूल, योग्य तथा सामाजिक दृष्टि से कुशल बना सके। कहने का मतलब, शिक्षा के जो भी अंग हैं या शिक्षा व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मानव जीवन का कल्याण करे और प्रगतिशील समाज बनाने में योगदान दे। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं प्रयोजनवादी शिक्षा की, देखो। शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला के रूप में, शिक्षा दर्शन की यानी शिक्षा, आप देखो उसको हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस समझा देंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप वहाँ एक दर्शन की एक प्रयोगशाला, आप वहाँ पे अपने विचारों का निर्माण कर सकें, आपके विचार विकसित हो सकें, आप अपने आप का निर्माण हो सके। यानी शिक्षा ऐसी हो जिसमें हम प्रयोग करके, यानी अब जिसके हम अनुभव प्रदान करके और नए नए अनुभव सीख के हम अपना विकास कर सकें। अब देखो, शिक्षा पूर्व संचित अनुभवों के पुनर्निर्माण के रूप में जॉन डीवी ने इस विचार को सामने रखकर कि सत्य कोई पूर्व निश्चित या परिवर्तनशील नहीं होता, बल्कि बदलती हुई परिस्थितियों में उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती। जैसे पहले के समय में, हमारे प्राचीन काल में देखें तो कुछ सत्य अलग था और आज के समय में सत्य अलग है। तो उनका कहना है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन वो परिवर्तनशील होता रहता है, समय और परिस्थिति के अनुसार वो परिवर्तित होता है, उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। पहले कुछ और सत्य माना रहा था कि हाँ भाई, सूरज हमको एनर्जी दे रहा है, लेकिन सूरज के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, ये चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिल रही। तो तब कुछ सत्य अलग थे, लेकिन आज के समय में सत्य कुछ अलग है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारी विज्ञान और साइंस के द्वारा और डेवलपमेंट हो जाए तो हमको और सत्य पता चल जाए। तो इसी प्रकार सत्यों का पुनर्निर्माण होता रहता है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अगला पॉइंट है, जॉन डीवी का विचार है कि
शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का सामाजिकरण होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा बालक को ऐसा वातावरण प्राप्त होता है जिससे वह समाज की सभ्यता या संस्कृति से परिचित होता है, जिससे वह सामाजिक जागृति में भाग लेता है। देखो, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक का सामाजिकरण, बालक क्या होता है, एक सामाजिक, हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो उसका शिक्षा का उद्देश्य ये भी रहता है कि बालक का सामाजिक विकास हो सके, क्योंकि उसको उसका अस्तित्व तो उसको सरवाइव करना है कहाँ, समाज में, तो उसको समाज के अनुकूल और बना सके जिससे वो समाज में सरवाइव कर सके और संस्कृति से परिचित हो सके। अगला पॉइंट है शिक्षा विकास की प्रक्रिया के रूप में। जॉन डीवी ने शिक्षा का विकास से तारतम्य करते हुए लिखा है, चूँकि विकास जीवन की विशेषता है इसलिए शिक्षा पूर्णतः विकास से तारतम्य में रखती है, इससे परे उसका कोई प्रयोजन नहीं। शिक्षा का मेन उद्देश्य है विकास, तो शिक्षा विकास से अपना तालमेल बनाए रखती है, जिससे शिक्षा ऐसी हो कि समाज का, व्यक्ति का, बालक का, सबका विकास हो सके। अगला पॉइंट है शिक्षा प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण के रूप में। जॉन डीवी का विचार है कि वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज का निर्माण करना, इसके लिए समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे व्यक्ति का विभेद समाप्त हो, सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास के अवसर प्राप्त हों, व्यक्ति हित तथा समाज हित में कोई भेद न रहे, नागरिकों में परस्पर संपर्क तथा सहयोग की भावना का विकास हो, सब में अपने अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्वाह करने की क्षमता उत्पन्न हो और सबकी समाज की प्रकृति के लिए प्रबल इच्छा हो। इन्होंने कहा कि समाज ऐसा बने, सब आपस में भेदभाव ना रखे, सबके अपने अधिकार हों, सभी हर कार्य में पार्टिसिपेट करें बराबरी रूप में और समाज में कोई भेद ना रहे। शिक्षा ऐसा समाज का निर्माण करे। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। अब शिक्षा के उद्देश्य देखो क्या क्या है। हमने अभी पढ़ा है शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य, अब पढ़ेंगे आगे हम। मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास करना, रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल। चौथा है पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध, बालकों का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। जैसे इसमें 2 पॉइंट हैं, इसमें तो सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध का मतलब क्या है कि जो पूर्व निश्चित पहले निर्धारित कर लिए गए, तो जो पहले निर्धारित किए गए हैं उद्देश्य वो उस समय काल और परिस्थिति के अनुसार थे, तो उन उद्देश्यों को नहीं आप नए उद्देश्य समाज और परिस्थिति के अनुसार बनाएं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं। शिक्षा की वजह से पहले क्या शिक्षा व्यवस्था थी कि गुरुकुल व्यवस्था थी, तो उसमें क्या है, युद्ध के अनुसार बालक को तैयार करना, शास्त्रार्थ कराना, शास्त्रों से परिचित कराना। आज शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं रह गया है। आज शिक्षा का उद्देश्य समाज में और समाज के साथ चलने के अनुसार बालक का निर्माण करना हो गया है। अब आगे देखो है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवादी उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसे नियमों का स्थान होना चाहिए जो बालक को भावी जीवन में काम दें और उन्हें ज्ञान तथा सफल जीवन की क्षमता प्रदान करें। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के 4 सिद्धांतों पर बल देते हैं, जैसे एकीकरण का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, बालक की रुचि का सिद्धांत। तो इनका मतलब है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो, एकीकरण का मतलब भी होता है कि सभी चीज़ों को जैसे एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाना और इस तरीके से पढ़ाना कि बालक के जीवन में वो उपयोगी हो सके और बालक की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रयोजनवाद एवं शिक्षण पद्धति। प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों ने प्राचीन एवं रूढ़िवादी शिक्षा पद्धतियों का विरोध करते हुए वर्तमान शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है। उनका विचार है कि कोई पद्धति इसलिए स्वीकार नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह पहले से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होती आ रही है। जैसे अब शिक्षा पद्धतियों में उन्होंने कहा है कि कोई पद्धति आप इसलिए प्रयोग नहीं कर लो क्योंकि वो पहले प्रयोग की जा रही है। आज बालक कैसे सीख रहा है, क्यों सीखना चाह रहा है और वो
किस तरीके से उसकी सीखने की क्षमताएं हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बालक की पढ़ाने की शिक्षा पद्धति निर्धारित करनी चाहिए। बल्कि उनका विचार है कि परिस्थितियों के अनुसार नवीन पद्धतियों की रचना करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने शिक्षण पद्धति के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है बाल केंद्रित पद्धति का सिद्धांत, दूसरा है करके सीखने अथवा स्व अनुभव से सीखने का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है प्रोजेक्ट या योजना पद्धति का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए और बच्चा जितना करके सीखे और सब्जेक्ट को एकीकृत मतलब एक दूसरे से संबंधित करके आप पढ़ाओ और प्रोजेक्ट या योजना पद्धति का भी प्रयोग करना चाहिए। अब जॉन ड्यूई प्रयोजनवाद और अनुशासन। अब अनुशासन कैसा होना चाहिए? सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल। प्रयोजनवादी व्यक्ति अनुशासन को स्वीकार नहीं है, बल्कि वे सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल देते हैं। उनका विचार है कि शिक्षालय की स्वतंत्रता हर्षपूर्ण स्वदेश स्वाभाविक समुदाय क्रियाओं के द्वारा बालक अपने को अनुशासित करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि उसने बालक में आत्मनिर्माण, स्वावलंबन, सहानुभूति, प्रेम और सहयोग आदि गुणों का विकास होता है एवं अच्छी आदतें पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि देखो, स्कूल का वातावरण ऐसा हो कि हर्षपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो और स्वाभाविक सामूहिक क्रियाओं के द्वारा बालक अपने आप को अनुशासित करे। वो चाहते हैं कि बालक खुद को अनुशासित करे, ना कि कोई दंडात्मक पद्धति का यहाँ पे अपनाया जाए। और आत्मनिर्माण, स्वावलंबन और सहानुभूति, प्रेम और सहयोग की भावनाओं का विकास उसमें हो। सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन। प्रयोजनवादी ना तो दमनात्मक अनुशासन को अच्छा समझते हैं और ना ही प्रभावात्मक अनुशासन को, बल्कि वे मुक्त्यात्मक अनुशासन के सीमित रूप का समर्थन करते हैं। वे बालकों की प्रवृत्तियों, इच्छाओं या तथा इंद्रियों की स्वतंत्रता अवश्य प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि दंडात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए और ना ही प्रभावात्मक अनुशासन होना, कि किसी के इफेक्ट से सीखें, किसी से प्रभावित होकर सीखें या किसी से प्रभावित होकर अपने आचरण बदलें। उन्होंने कहा कि मुक्त्यात्मक अनुशासन में बालक खुद करके सीखे, खुद अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं को अनुशासित करे। प्रयोजनवाद एवं विद्यालय। प्रयोजनवादी शिक्षालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में मानते हैं, जिसमें कि बालक को सामाजिक जीवन के अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। उनके अनुसार शिक्षा सबसे प्रथम एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। वह शिक्षा ही है जिसके द्वारा समाज अपने को नवीन रूप देता है, और वह समाज ही है जो अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए मार्ग एवं साधन का निर्माण करता है। प्रयोजनवादी शिक्षालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में मानते हैं, जिसमें बालक की सामाजिक जीवन के अनुभवों को प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त करने का। तो एक सामाजिक संस्था मानते हैं जिसमें बालक अपना विकास करता है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया में अति आवश्यक बतलाते हैं, यानी शिक्षक को अति आवश्यक बतलाते हैं, क्योंकि एक कुशल शिक्षक के सुसंगठित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा ही बालक में वांछित सामाजिक आदतों का निर्माण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षक में व्यवहार कुशलता, विवेकशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि गुणों का होना अति आवश्यक है। जैसे ये मानते हैं कि जैसे प्रकृतिवादी और देखा होगा कि वो शिक्षक को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन ये उसके विपरीत शिक्षक को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि मानते हैं कि शिक्षक ही उनमें जो गुण हैं, जो समाज के अनुसार आदर्शों को तो नहीं मानते हैं, लेकिन जो एक आत्मविश्वास है और जो अच्छा दृष्टिकोण है और विवेकशीलता, व्यवहार कुशलता, ये सब कौन शिक्षक ही विकसित कर सकता है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षार्थी। प्रयोजनवादी बच्चे की जन्मजात शक्तियों, रुचियों तथा योग्यताओं में विश्वास
रखते हैं और उनकी शिक्षा का निदान इन्हीं के आधार पर करते हैं। इसी आधार पर वे पाठ्यचर्या का निर्माण, इस आधार पर शिक्षण विधियों का निर्माण करने के पक्ष में है। प्रयोजनवाद के गुण। बालक का व्यक्तित्व शिक्षा का केंद्र बिंदु है। विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण, जिसमें बालक को अपनी रचनात्मकता पद्धति का विकास करने का अवसर मिलता है। चौथा है सामाजिक तथा जनतांत्रिक शिक्षा पर बल। दोष क्या है? सत्य परिवर्तित नहीं हो सकता है। जैसे इनका मानना है कि सत्य परिवर्तित होगा, लेकिन हमारे आदर्शों में कहा गया है कि सत्य सिर्फ एक है, सत्य परिवर्तित नहीं होता है। पूर्व निश्चित आदर्शों एवं मान्यताओं को स्वीकार नहीं लोग करते हैं। शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों को ना मानना, ये हमारे आदर्शों और मूल्यों को नहीं मानते, दोष है इनका। सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा करते हैं और सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा करते हैं। आज मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी बोला है, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम थोड़ा सा वीडियो पहले से नहीं बनाते थे, नया नया बनाना शुरू किया और धीरे धीरे ही आप जानते हैं किसी चीज़ में सुधार होता है और आप उसमें बेहतर कर पाते हैं। तो हम भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से और समझाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। तो आज हम लोगों ने शिक्षा, प्रयोजनवाद की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसके उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है उनका, और शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, और अनुशासन कैसा है, और विद्यालय कैसा है, विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय उनके अनुसार क्या है, प्रयोजनवाद एवं शिक्षक उनके अनुसार क्या है, शिक्षार्थी कैसा हो, और प्रयोजनवाद के गुण और दोष क्या हैं, हमने डिस्कस किया है। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इससे, वीडियो को पॉज कर करके, और ऐसे ही पढ़ते रहें। जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वो हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो पढ़ाने में हमारी कमियां रह गई हों वो भी हमको बताएं कमेंट के माध्यम से। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।